नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दूर दराज के इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। खेतों से घिरा, चारों तरफ हरियाली, लेकिन सड़कें टूटी हुई और कच्ची। दिन में तो गांव सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से शांतिपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। सूरज ढलते ही हर कोई अपने अपने घर में कैद हो जाता था। अमन पूरे 5 साल बाद अपने शहर की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर घर लौट रहा था। पिता के अचानक चले जाने के बाद पीछे रह गई अकेली मां का सहारा उसे ही बनना था। गांव की पुरानी मान्यताओं के अनुसार 13वीं तक उसका घर में रहना अनिवार्य था। जब अमन स्टेशन पर उतरा तो सूरज ढल चुका था और स्याह अंधेरा पैर पसारने लगा था। गांव जाने वाली इकलौती बस खराब खड़ी थी। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, बुढ़िया के घाट वाला छोटा रास्ता। ये रास्ता कम समय लेता था, पर इसके ठीक बीच में गांव का पुराना और डरावना शमशान पड़ता था। अमन पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत की बातें बेकार लगती थी, पर उस रात की सन्नाटे में जब सूखे पत्ते उसके जूतों के नीचे चरमराए तो उसके सीने के भीतर धड़कनें बेकाबू होने लगी। अमन जैसे तैसे करीब 2 घंटे बाद अपने गांव शांतिपुर पहुंचा। जैसे ही उसने गांव की सरहद पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव का चौकीदार, एक बुजुर्ग आदमी, जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, रात के 9 बजने वाले हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। चौकीदार की नजर अचानक अमन पर पड़ी। अरे अमन बेटा, तुम इतनी रात को क्यों आए? अरे काका, असल में गांव आने वाली बस रास्ते में ही खराब हो गई, पैदल आते आते इतनी रात हो गई। बेटा, बहुत रात हो गई है, जल्दी से अपने घर जाओ। अरे काका, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। बेटा, ये शहर नहीं है, मेरी बात मानो और तुरंत घर जाओ। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है। तभी सरपंच वहां आए। मदन, सब अपने अपने घर चले गए हैं? हाँ सरपंच साहब, बस रघु का बेटा अमन अभी अभी शहर से आया है। रघु का बेटा? उस पर थोड़ी नजर रखना, वो शहर का लड़का है, गांव की इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। तू जानता है ना, आज वही रात है। अमन कुछ समझ नहीं पाया। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सन्नाटे में कहीं खो गया हो। अमन जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खुलते ही उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, इतनी रात तक कहां थे तुम? चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूं। अमन चुपचाप जाकर हाथ मुंह धोकर खाने के सामने बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से पूछा, मां, ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग 9 बजे से पहले अपने अपने घर क्यों चले जाते हैं? बेटा, ये इस गांव का नियम है, और सुन, तुम भी कभी इस नियम को तोड़ने की कोशिश मत करना। ऐसा क्या है इस नियम में? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रात में कोई तुम्हें पुकारे, चाहे वो तुम्हारे पिता की आवाज ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। अमन हंस पड़ा। मां, ये कैसी बातें कर रही हो आप? पापा तो गुजर चुके हैं, वो कैसे आएंगे? और ये 9 बजे के बाद घर में बंद रहना, ये सब बकवास है। चुपचाप खाना खाओ और मेरी कसम खाओ कि तुम रात को बाहर नहीं जाओगी।
अमन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन छत से टपकती बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद आने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां पास वाले कमरे में गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा अमन, ओ बेटा अमन, मुझे बचा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें खोल दी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। ये तो मेरे पापा की आवाज है, लेकिन वो तो। उसने सोचा, नहीं, ये मेरा वहम है। गांव वालों की बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया है। कुछ पल शांति रही, फिर अचानक एक और आवाज आई। इस बार एक छोटे बच्चे की, मासूम लेकिन अजीब। भैया, ओ अमन भैया, बाहर आओ ना, मुझे मदद चाहिए। अब अमन रुक नहीं सका। वो झटके से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर एक करीब 10 साल का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी लालटेन थी। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी को भी अजीब तरह से अपनी तरफ खींच ले। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है। मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? अमन हैरान था, ये लड़का मेरा नाम कैसे जानता है? भैया प्लीज चलो ना, मुझे छोड़ दो, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। अमन कुछ पल के लिए चुप हो गया। कुछ तो गड़बड़ थी। सुनो बेटा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं भैया, मां परेशान हो जाएगी। अमन ने टॉर्च ली और लड़के के साथ चलने लगा। लड़का बहुत बातें कर रहा था। गांव की पुरानी कहानियां, लुका छिपी के खेल, अपनी मां के हाथ के बने लड्डू। अमन को लगा ही नहीं कि वो एक खतरनाक रास्ते पर है। बातों बातों में वे शमशान की सरहद के करीब पहुंच गए। शमशान के गेट पर 2 पुराने नीम के पेड़ थे जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। अचानक बंटी का हाथ अमन के हाथ से टकराया। अमन को एक हल्का सा झटका लगा। बंटी, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? बंटी रुका नहीं, बस चलता रहा। मां कहती है मेरा खून थोड़ा पतला है, इसलिए शरीर ठंडा रहता है। वो फिर से खिलखिलाकर हंसा, लेकिन उसकी हंसी अब थोड़ी अजीब लगने लगी थी। वो मधुर थी, पर उसमें एक गूंज थी जो शमशान की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। शमशान के पास से गुजरते हुए अमन को एक सड़ी हुई गंध आई। यहां कितनी गंदी बदबू है। बंटी ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी खुशबू का आनंद ले रहा हो। बदबू नहीं भैया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। ये तो मिट्टी की खुशबू है। अमन को अब उलझन होने लगी। उसने अपनी टॉर्च बंटी के पैरों की तरफ घुमाई। कीचड़ वाला रास्ता था। अमन के जूतों के गहरे निशान पड़ रहे थे, लेकिन बंटी के पैरों का कोई निशान नहीं था। वो नंगे पैर चल रहा था। कीचड़ पर उसके पैरों का एक भी निशान नहीं बन रहा था। वो मिट्टी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। अमन का गला सूखने लगा। बंटी, तुम इस गांव में कब से रह रहे हो? बंटी रुका। उसने अपनी लालटेन धीरे से नीचे रखी। उसका आधा चेहरा रोशनी में चमक रहा था, आधा अंधेरे में था। उसकी पलकें नहीं चमक रही थी।
भैया, मैं तो यहां बहुत सालों से हूं, पर सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। बंटी की आवाज अब मासूम नहीं थी, उसमें एक अजीब सी उदासी और अधिकार था। अचानक शमशान के अंदर से एक कुत्ते की रोने की आवाज आई। बंटी ने उस तरफ मुड़कर देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसे समझ आ गया, वो किसी बच्ची के साथ नहीं, बल्कि उस छलावे के साथ था जो शिकार करने से पहले प्यार दिखाता है। बंटी ने फिर से अमन का हाथ पकड़ा। इस बार वो पकड़ बहुत मजबूत थी, लोहे की जंजीर जैसी। भैया, भागिए मत, चलिए मेरे घर, मां ने आपके लिए भी लड्डू बनाए होंगे। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब घना जंगल और धुआं था। रास्ता गायब हो चुका था। वो अब शमशान के बीचों बीच खड़ा था और वो प्यारा बच्चा उसे एक जलती हुई चिता की ओर ले जा रहा था। बंटी, मुझे घर जाना है, मेरी मां परेशान हो रही होगी, मुझे छोड़ दो। बंटी अचानक रुक गया। उसने सिर को एक तरफ पूरा झुका दिया, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। कल? भैया, यहां जो एक बार आता है उसका कोई कल नहीं होता। यहां बस अभी होता है। तू बच नहीं पाएगा। तभी वो लड़का अपने असली रूप में आ गया। एक लंबा सूखा साया जिसके हाथ असंभव रूप से लंबे थे, उंगलियां पंजों की तरह तेज थीं। वो बिना एक पल गवाए सीधे अमन पर झपट पड़ा। दोस्तों, इस कहानी को और समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक और रात में एक और आदमी के साथ। राघव एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी माया बीमार थी। वो उसके लिए दवा लेने पहाड़ से लौट रहा था। घनघोर बारिश हो रही थी। उफनती हवाएं, गिरता अंधेरा और बैलगाड़ी कीचड़ में फंस रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बारिश है। घर पहुंचना भी दोपहर हो गया है। काश मैं जरा भी देर न करता। तभी उसे दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। बारिश और तूफान के बीच भी वो आवाज साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। राघव ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। राघव ने बैलगाड़ी रोकी और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। बाहर की उग्रता के विपरीत मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं। दूध और चंदन की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। कोई है क्या यहां? महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूं। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर थोड़ी देर रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? कुछ समय बाद मंदिर के पीछे वाले कक्ष से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके गेरुए वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर गाढ़ा तिलक था। रुको, पहले ये बताओ, तुम कौन हो बेटा? इस घोर तूफान में इस वीरान जंगल तक कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पहाड़ से लौट रहा था। घर पर पत्नी माया की तबीयत बहुत खराब है, उसी के लिए दवाइयां लेने गया था। लौटते वक्त अचानक इतनी भयानक बारिश हो गई, तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। साधु ने उन्हें कुछ क्षणों तक देखा। इस समय यहां किसी अनजान का दिख जाना साधारण बात नहीं है। ये इलाका ऐसी रातों में सुरक्षित नहीं माना जाता। आज की पूरी रात तुम्हें इसी मंदिर में बितानी होगी। महाराज, अगर ऐसा है तो आज मुझे ही क्यों बुलाया गया? साधु ने गहरी आवाज में कहा। आधी रात के बाद अगर कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे वो किसी की करुण पुकार हो, रोने की ध्वनि हो या तुम्हें नाम लेकर बुलाने वाला स्वर, तो किसी भी स्थिति में इस मंदिर की सीमा के बाहर कदम मत रखना। ये जगह ऐसी है जहां हर आवाज इंसान की नहीं होती। कई बार वही आवाज सबसे बड़ा धोखा बन जाती है, क्योंकि वो इंसान की भावनाओं को पकड़कर उसे बाहर खींचने का काम करती है।
राघव ने भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में लेट गया। बाहर तूफान और उग्र हो चुका था। हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थीं, जैसे कोई शक्ति भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। राघव की आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, पहली धीमी, फिर स्पष्ट। राघव, बाहर आ जाओ, मैं यही हूं। वो चौंक कर उठ बैठा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं, तुम्हारी माया। तुम इतनी देर से लौटे नहीं तो मन घबरा गया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई हूं। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज, ये तो मेरी पत्नी माया की है। वही स्वर, वही कमजोरी, वही पीड़ा। लेकिन वो यहां कैसे हो सकती है? वो तो बस्ती में बीमार है। आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब। सुनो, मैं आपको बुला रही हूं, बस एक बार बाहर आ जाओ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। मैं आपकी पत्नी हूं। देखो, यहां बाहर खड़ी हूं, बारिश में भीग रही हूं, मुझे बचा लो। राघव उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठहरो बेटा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, बाहर से आने वाली आवाजें इंसानों की नहीं होती। महाराज, वो आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह है। वही मुझे पुकार रही है। अगर सच में वो मुसीबत में है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? ये वही छाया है जो इंसान के मन को पढ़ लेती है। ये उसी व्यक्ति का स्वर धारण करती है जिसके लिए दिल में सबसे गहरा प्रेम और चिंता होती है। बाहर से आती आवाज और भी तेज हो गई थी। अब उसमें रोने की करुण ध्वनि घुल चुकी थी। सुनो, सुनो ना जी, मुझे सुन क्यों नहीं रहे? मैं बहुत दर्द में हूं। बस एक बार बाहर आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। राघव भीतर से टूट रहा था, मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। साधु ने उसे भीतर खींच लिया और शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां घूमने लगी। धीरे धीरे बाहर की आवाज कमजोर पड़ने लगी। कुछ समय बाद वो पूरी तरह शांत हो गई। अब केवल बारिश की थमी हुई आवाज रह गई थी। अब भय को अपने मन में मत बसाओ बेटा, वो शक्ति पीछे हट चुकी है। सुबह तुम बाहर देखोगे तो जमीन पर बने निशान तुम्हें सब कुछ बता देंगे। राघव पूरी रात भय और चिंता के बीच जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के भीतर पहुंची तो वो बाहर निकला। बारिश थम चुकी थी। मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति पूरी रात वहां घूमती रही हो। महाराज, ये छाया आखिर है कौन? साधु बाहर आए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और गहरी सांस ली। देख रहे हो बेटा, ये निशान उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए। ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में प्राण त्याग दिए। उसी क्षण से उसकी आत्मा यहां से बंध गई। उसका अकेलापन और पीड़ा अब भी उसे मुक्त नहीं होने देती। वो जानती है, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना प्रेम होता है, इसलिए वो उसी प्रिय स्वर में पुकारती है। राघव ने भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वो बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। दोनों बैल सुरक्षित खड़े थे। साधु को अंतिम प्रणाम कर वो वहां से रवाना हो गया। सुबह हो गई। अमन आंखें खोलकर उठा। वो अपने घर के बिस्तर पर था। कमरे में उसकी मां बैठी थी, परेशान लेकिन राहत के साथ। बेटा, तू होश में आ गया। मैं तो डर गई थी।
2 दिन से बेहोश था। 2 दिन? मां, वो लड़का बंटी? अमन ने सब कुछ बता दिया। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अब समझा गांव के नियम क्यों है। उस शमशान के पास कुछ है जो रात को लोगों को बुलाता है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।